मतलब मुझे बड़ा अपने आप में बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बन गया। तो मुझे लगा कि यार मुझे थोड़ा सा सक्रिय रहना पड़ेगा। तो मैं हर एक्टिविटी में एबीपी में इन्वॉल्व होता गया। तो सारे स्टूडेंट्स की मदद वगैरह सब करते थे। तो मेरा बिहेवियर से तो सभी ने कहा नहीं रोहिना आप ही इलेक्शन लड़े, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे सीआर के नाते। और मुझे अच्छे से याद है कि 48 में से लगभग 45 लोग जिनको मैंने चयनित किया था वो जीत कर आए इलेक्शन। मतलब कि ऐसा मेरा टर्निंग पॉइंट रहा कि शायद अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता उस समय और एबीपी मेरा सपोर्ट नहीं करती तो मैं छात्र राजनीति में शायद नहीं होता। किसान का बेटा बना अध्यक्ष, मुझे अच्छे से याद है कि हेडलाइन यही छपी कि किसान का बेटा बना अध्यक्ष। और हुआ यूं कि नेक्स्ट मीटिंग पे भी भूख हड़ताल पे हमको बैठना पड़ा। और जब भूख हड़ताल पे बैठे तो हमारे साथ वो सारे स्टूडेंट्स भी भूख हड़ताल पर बैठ गया कि 1 तारीख को दीक्षांत समारोह में नहीं होने दूंगा। गवर्नर साहब कार्यक्रम करा देंगे, गवर्नर साहब को घुसने नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे उस समय। 70,000 एक बच्चे का था, वो सभी बच्चों के अकाउंट में वो पैसा आ गया। तो मेरा पूरा परिवार संघ और जनसंघ से सेवाएं दे रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी से जब कोई टिकट लेने को तैयार नहीं हुआ करता था, कोई जानता नहीं था कि कौन सी पार्टी है। हाँ, उस समय मेरे ताऊ स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र राय भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े। पृथ्वीपुर में भी आप ये मान के चलिए बहुत कद्दावर नेता हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय श्री बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, उनका भी एक अपना दबदबा था। और निवाड़ी में बब्बू चाचा का एक अपना दबदबा था। कभी कभी क्या होता है किस्मत की लकीर होती है जहाँ किस्मत आपको लेकर जाए। तो इस समय शायद मेरा मौका नहीं था और भगवान ने कहा थोड़ा सा रुकिए कुछ और अच्छा देंगे, तो इसलिए रुकना पड़ा शायद। आज पटेरिया जी को बनाया और मुझे खुशी है कि उनके नेतृत्व में जिला बहुत अच्छे से चल रहा है। संगठन का बहुत शानदार निर्णय रहा है और मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हूं और संगठन के साथ खड़ा हूं। जब कोई यूथ लीडर बढ़ता है किसी भी स्थान पर, चाहे प्रादेशिक स्थान पर या जिले के स्थान पर, ये हर जगह उसको रोका जाता है कहीं पे भी। ये मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्वाभाविक नेचर है। जब किसी नेता को लगता है कि ये आदमी बढ़ रहा है तो उसको डाउन करने के लिए अपने समर्थकों से कुछ ऐसी बातें करता है उस नेता के संबंध में जो उसको पता ही नहीं। एक होता है पावर और एक होता है आपकी स्वीकार्यता। पावर और स्वीकार्यता में बहुत अंतर होता है। पावर क्या होता है, मेरे पास पावर है इसलिए लोग मुझे पूज रहे, ये है। उसको नेता नहीं माना जाता है। मेरे पास पावर नहीं है लेकिन फिर भी लोग मुझे एक नेता के रूप में देखना चाहते हैं या देख रहे हैं। बताए जिस दिन लोगों के मन में आपकी स्वीकार्यता बढ़ जाए कि हाँ मैं ये व्यक्ति को होना चाहिए नेतृत्व के रूप में, समझ लीजिए आप स्वीकार है, सफल है। अपने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को किस नज़र से देखते हैं आप? मुझे लगता है शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार की आवश्यकता है। मैं उन सभी लोगों को भी कहना चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अगर राजनीति होगी तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी भी राजनीति का शिकार हो गई। कई लोगों को रोजगार मिलता है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं ये समझता हूँ कि जिनको रोजगार, अगर किसी को नौकरी भी करना है तो सबसे पहले आपको काबिलियत भी तो होना पड़ेगा। आप किसी का नौकरी करेंगे तो आप ये समझ लेंगे आप दिन भर यूं बैठे रहेंगे, कोई आपको पैसा देगा तो ये भी नहीं। तो हम अपने जिले के युवाओं से ये भी कहते हैं कि आप काबिल बनो। कोई भी लीडरशिप या कोई भी स्थानीय नेता होता है वो युवा लॉबी को जोड़ना चाहता है और जैसे ही युवा लोग को वो अपने साथ जुड़ता है तो सबसे पहले उनके इंटरेस्ट की बात करता है कि एक काम करो, हम तुम्हें ये काम दिला देते हैं। वो बेचारा अभी 19 साल का है, उसके अंदर राजनीति के गुण नहीं है, उसको समाज में काम कैसे करना है वो नहीं बता दिया, उसी को इतना बता दिया कि तू 200 रुपये तू कमा लेगा, माने चलो, और 200 रुपये तू लेकिन मेरे साथ ऑल टाइम चिपका रहा है। अभी इससे उस युवा का भी विकास नहीं होगा। ठीक ऐसा नहीं कि साहब हम तो फल्ला आदमी से जुड़ गए और फल्ला आदमी ने आज हमें एक स्वयं सहायता समूह का एक वो दिला दिया या ऐसा हो गया। मतलब उन्हीं का बखान कर रहे हैं नेताजी, बखान उन्हीं का कर रहे हैं, है ना। और अभी बखान कर रहे हैं और बखान के बाद अगर बैठ जाए कि आपने अपना क्या विकास, अभी राजनीति का राज शब्द नहीं जाना, कुछ नहीं जाना और समूह मिल गया। या मैं तो सीधी बात करता हूँ, जो भी काम करो डेडिकेशन के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो। नेतागिरी भी करना है तो बिल्कुल प्लान्ड वे में करो। आप अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, पूरी प्लानिंग करो। और नेतागिरी सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि हमें भैया जी के पीछे घूमना है या बहन जी के पीछे घूमना है या संपूर्ण नेता के पीछे में घूमना है। कांग्रेस को ही देख लीजिए, चुनाव आएगा तो तमाम भर की बातें करेंगे। समाजवादी पार्टी 4 साल कहीं दिखेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी की आप बताइए कौन सी गतिविधि चलती है, क्या कांग्रेस की गतिविधि चलती है, क्या बीएसपी की गतिविधि चलती है। आज के समय में लोग जातिवाद से ऊपर उठकर वोट देना चाहते हैं
और मेरी पत्नी गेस्ट फैकल्टी है हायर एजुकेशन में, वो भी डॉक्टरेट है। और मेरी 2 बेटी हैं, अभी छोटी छोटी हैं। तो ये 2020 में हमारी शादी हुई थी। तो अब नेता है, नहीं चाहते नेता बनने पर? नहीं, ऐसा नहीं, मैं पर्याप्त हूँ। और अगर बेटी में अगर ऐसा गुण पैदा होता है कि उसको नेतृत्व की इच्छा होती है तो स्वाभाविक है, वो उसके लिए स्वतंत्र रास्ता खुला है। मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूँ उसको आर्मी ज्वाइन कराऊँ। अगर उसकी इच्छा है नहीं, वो डॉक्टर बनना चाहती है, वो नेता बनना चाहती है, वो इंजीनियर बनना चाहती है, उसकी इच्छा है। बट एक हमारा फ्रेमवर्क ऐसा है कि नहीं, हम तो ये प्रेरणा देंगे, लेकिन अगर उसकी अपनी कोई इच्छा है तो उसके लिए स्वतः वो स्वतंत्र है। नाम ले लो तो ऐसा कोई कद्दावर नेता, बड़े नेता मानते हैं उनको। एक ही अरे बोले कद्दावर नेता थे, बिल्कुल नेता। लेकिन मुझे और रोहन राय को कोई नहीं जानता। अभी इसलिए नहीं जानेंगे क्योंकि मैं संगठन भूमिका में काम कर रहा हूँ। बब्बू चाचा एक जनप्रतिनिधि की भूमिका में काम किए, है ना। तो वो जो गैप जो है वो भरना मेरे लिए बड़ा चुनौती का काम है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं ऐसे लोगों के बीच में हर गाँव में जाऊँ कि जो पुराने पारिवारिक जुड़े हैं उनको कनेक्ट करूँ। लेकिन हाँ, चाचा जी का जैसे नाम आता है तो लोग एकदम रिकॉल हो जाते, कह रहे